अच्छा, आज पहले तो ये खबर सुनी कि 48 F-35 बेच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई मोहम्मद बिन सलमान साहब को। लेकिन फिर अचानक ही अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जो 7 राफेल मार गिराए फ्रांसीसी साख्ता हिंदुस्तान के मई की जंग में, तो उसका नतीजा फ्रांस को बहुत बुरा भुगतना पड़ा। वो यूं कि इंडोनेशिया के साथ उसकी तकरीबन डील डन हो चुकी थी और करीब ही था कि इंडोनेशिया पहली किस्त पकड़ा देता पैसों की फ्रांस को। मगर जब उसने देखा कि ये राफेल तो अचानक F-16 क्या JF-17 थंडर क्या और पता नहीं कौन कौन से जहाज़ों से पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, तो उसने तौबा कर ली और राफेल की डील कैंसिल कर दी। तो शुक्र करना चाहिए अमेरिका को और ट्रंप भाई को कि वो ये तैयारे अब MBS को बेच रहे हैं, मोदी भाई को नहीं बेच दिए, वरना शायद अब तक ये भी गिर चुके होते। जो हाल इंडियन पायलट्स की कॉम्पिटेंस का है बदकिस्मती से उनके लिए, हमारे लिए नहीं। उसके बाद तो यही लगता है कि ये अच्छा ही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे सौदे हो गए और अभी तक उन्होंने मोदी को नहीं बेचे। अब सुनते हैं कि मोदी को भी बेच रहे हैं। जी हाँ, ये डील भी हो चुकी है। तो अब मोदी के पास F-35 आ रहे हैं, तो अगर तो उससे पहले पहले MBS ने ये 48 के 48 तैयारे पकड़ लिए फिर तो डील हो जाएगी। वरना हो सकता है कि उन्होंने भी अगर एक आधी पेमेंट ना की तो शायद वो वापस हो जाए, जो इंडियन फिजाइया ने इनका हाल करना है। 12 ये डील सिर्फ अकेली F-35 की नहीं थी जो इंडिया और जो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान हो रही है। बात बहुत आगे जा रही है। AI में कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर प्लांट में कॉपरेशन। चले F-35 की अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत नहीं है। मौला खुश रखे चीन को और मौला खुश रखे हमारी एयरफोर्स को, जिसके पास बड़ा तोड़ मौजूद है इस सब कुछ का। लेकिन जो AI में कॉपरेशन, जिस तरह ये AI चिप्स में और इन सारी चीज़ों में UAE और सऊदी अरब और अमेरिका आपस में कर रहे हैं, हम अभी इस सारी दुनिया से कोसों दूर हैं बदकिस्मती से। हम किसी तरह की अपनी जो सिविलियन कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तरफ तो हम अपने आप को डिफेंस पावर के तौर पे दुनिया में पेश कर रहे हैं और सुनते हैं कि हम कतर को भी ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लें। हम और भी मुल्कों के साथ डिफेंस टाइज़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा सऊदी अरब के साथ हमने डिफेंस डील की है, वैसे ही हम आजकल किसी और एक दो मुल्कों के साथ भी डील करने के लिए मज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारा जो सिविलियन शोबा है, हमारा जो तालीम का मेयार है, सेहत का मेयार है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सूरत हाल है, हर जगह ज़वाल ही ज़वाल बदकिस्मती से नज़र आता है। और आपको क्या लगता है कि एक पहिए पे गाड़ियाँ चल जाती हैं? ये अहमकों की जन्नत में रहना बंद कर दें, वन व्हीलिंग बंद कर दें। वन व्हीलिंग आप करते हुए 50 साल आपने गुजार दिए हैं। आपको लगता है कि एक सिक्योरिटी का शोबा अगर ठीक होगा तो सतही कह रहा है। अब देखें, आपको अब ये तो समझ आ गई है ना कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर बंदूकों वाली सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर सकती। अब आप इकोनॉमी का महकमा आपने अपने हाथ में ले लिया, अब आप उसके पीछे भाग रहे हैं। चले, हो सकता है 8 10 20 साल में आप इकोनॉमी को ठीक कर भी लें, तो उसके बाद और बेशुमार शोबे हैं। ममलिकत एक शोबे का नाम तो नहीं है ना, 2 शोबों का नाम तो नहीं है। जब तक पूरे का पूरा मुल्क, पूरे की पूरी आवाम, पूरी की पूरी सोसाइटी तरक्की नहीं करेगी, तब तक कोई एक आधा डिपार्टमेंट अकेला तरक्की नहीं कर सकता, अकेला चांद पर नहीं पहुंच सकता। तमाम डिपार्टमेंट्स की तरक्की एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है और पूरा मुल्क और पूरी कौम मिलकर चलते हैं तो ही सोसाइटियाँ ग्रो कर सकती हैं और उनकी अक़वाम आलम में कोई इज़्ज़त, कोई शनाख्त होती है। अगर आप वन व्हीलिंग करने की कोशिश करेंगे कि बस हमारा दिफा का शोबा मजबूत हो जाए और बाकी सारे शोबे जाएँ भाड़ में, तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं किया करते। ऊपर से जो हमारे रोल मॉडल्स हैं और जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी इस वक्त भाग भाग के कोशिश है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। और MBS ने तो आज साफ बात कर दी। उन्होंने कहा जी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। वो फ़र्ज़ करो वो शर्तें मान ले डोनाल्ड ट्रंप, फ़र्ज़ करो मतलब ज़ुबानी मान ले और नेतन्याहू लिख के दे दे कि ठीक है मैं 2 रियासती हल को तस्लीम करता हूँ। उसने कौन सा तस्लीम करना है? इसराइल का माजी हमारे सामने है, वो मुआहिदों पे बिलीव ही नहीं करता, वो मुआहिदों पे यकीन ही नहीं करता। हमास के पास बंदूकें हैं, तालिबान के पास बंदूकें हैं,
अलकायदा के पास बंदूकें हैं, दाइश के पास बंदूकें हैं। ये कौन गारंटी करेगा कि इन सब के पास से एक एक बंदूक ख़त्म हो जाएगी? ऐसी कोई गारंटी दे सकता है? देखिए ना, लाखों लोग हैं, इनमें से किसी के पास कोई रिवाल्वर भी ना रहे, ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? इस दुनिया में शायद अब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि असला अब गाजर मूलीक से भी ज़्यादा आम हो चुका है दुनिया में। अमेरिका डंप के डंप छोड़ के गया अफ़गानिस्तान में, पता नहीं इतने सालों से ईरान और कौन कौन लोग हिजबुल्ला को, हमास को, न जाने किस किस को असला फराहम कर रहे हैं। हमास की ही अल-फतह एक प्रॉक्सी है ना, तो हमास बराह रास्त फ़लस्तीन पे हुकूमत करता है, उसके पास जो सरकारी असला है वो भी हमास का ही है ना। ये तो अब इन्होंने ड्रामा कर दिया और उसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। लेकिन बात इस सारी सूरत हाल में जब दुनिया में असला इतना आम है, किसी ने गोली क्या पटाखा भी चला दिया तो नेतन्याहू कहेगा ये देखो ये मुआहदा इन्होंने ब्रीच किया, चलो अब मैं दोबारा चढ़ाई शुरू करता हूँ गज़ा पे। ऐसे मामलात में अगर MBS ने अब्राहम एकॉर्ड साइन कर लिया, आप सोचें जिस तरह आज अमेरिका और सऊदी अरब में डील हुई है, ऐसी डील कल को इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान हो जाए। इसराइल कहे कि हम जनाब आपको इतनी AI चिप्स देंगे, इतने आपको रोबोट दे देंगे, इतने आपको नए जहाज़ लड़ाका तैयारे दे देंगे, इतने आपको टैंक दे देंगे। सऊदी अरब कहे जनाब हम आपके मुल्क में भी $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी कर देंगे। इस तरह का वो डील कर बैठे हों और उसके बाद इसराइल शुरू कर दे बमबारी फ़लस्तीन पे, तो क्या सऊदी अरब वापस निकल सकेगा अब्राहम एकॉर्ड से? ज़ाहिर है नहीं निकल सकेगा। इस पर्सपेक्टिव में आप सोचें हमारा क्या होगा अगर सारी दुनिया के मुसलमान मुल्क एक एक करके उधर जाने लग पड़े। तो UAE जा चुका, अगर कल को सऊदी अरब भी चला गया, तुर्की पहले ही उनके साथ है और बेशुमार मुल्क उनको तस्लीम कर चुके हैं, पीछे बचेगा कुछ नहीं। फ़लस्तीन की कॉज के लिए नहीं, कश्मीर की कॉज के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एक मसला बिल्कुल फ़लस्तीन जैसा मौजूद है, एक जितना ड्यूरेशन है, एक जैसी सारे के सारे आसार हैं, पूरे के पूरे खदोखाल कश्मीर इशू और फ़लस्तीन इशू के आपस में मिलते हैं। अगर हमने कभी खुदा ना खास्ता किसी इब्राहिम एकॉर्ड को ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑफिशियली प्रिंसिपली ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन पे हक इसराइल का हो सकता है, यानी अगर इसराइल गासिब रियासत है और हम उसके साथ हाथ मिलाते हैं, तो फिर हिंदुस्तान को भी गासिब रियासत मानते हुए हमें स्टेटस को तस्लीम करके उसके साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा। गोया फ़लस्तीनियों के भी खून का सौदा और कश्मीरियों के भी खून का सौदा। ये एक बड़ी हौलनाक किस्म की पिक्चर है। इस पिक्चर का मुकाबला कैसे हो सकता है? माशी ताकत से। जी हाँ, आपको बज़ाहिर लगता होगा कि ये अहमकाना बात है, लेकिन ये अहमकाना बात नहीं है। एटम बम, बंदूक, हथियार, तैयारे, ये आपकी गारंटी, आपकी ज़मानत नहीं है सिक्योरिटी की। आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत है कि अगर आपसे सऊदी अरब नाराज़ हो जाए, UAE नाराज़ हो जाए, अमेरिका नाराज़ हो जाए, तो क्या आपकी जेब में पैसे हैं? ये वो सवाल है जिस पर हमें सोचना है, क्योंकि हथियार और जंग और दिफा तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस कैपेबल है और चीन के साथ हमारी दोस्ती भी है। लिहाजा डिफेंस में तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी होगा खुदा न खास्ता, तो भी चीन हमारे साथ है, हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। उस मामले में अब हम कोई डरते वरते नहीं हैं, इंडिया से तो बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन अगर हमारे घर में खाने को रोटी नहीं होगी तो फिर शी जिनपिंग या ली क्यांग साहब यहाँ आकर हमें खाना पका कर नहीं देंगे। ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। और जब तक हम माशी शोबे में पाकिस्तान को मजबूत नहीं बनाएंगे, किसी किस्म की तरक्की मुमकिन नहीं है। और ये तभी मुमकिन है जब हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे, जब हम मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ख़त्म करेंगे, जब हम मुल्क में इंसर्जेंसी ख़त्म करेंगे, जब हम मुल्क में ये टेररिज्म और कोलैटरल डैमेज का झगड़ा ख़त्म करेंगे। जब तक मुल्क में मुकम्मल अमन नहीं होगा, जब तक मुल्क में लोगों के इंसानी हुकूक बहाल नहीं होंगे, जब तक मुल्क में लोगों को सियासी और शख्सी आज़ादियाँ नहीं मिलेंगी, उस वक़्त तक पाकिस्तान का माशरा एक स्टेबल, एक मजबूत, एक बाहम मरबूत माशरे के तौर पर नहीं उभर सकेगा और मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और मुल्क अमीर नहीं होगा, जिसके नतीजे में हमारे लिए हर तरह के ख़तरात मंडलाते रहेंगे कि कल को अगर सऊदी अरब ने, UAE ने, अमेरिका ने हमारे सर से दस्ते शफ़क़त खींच लिया तो हमारा बनेगा क्या।